हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। आज बात करेंगे लद्दाख की। जी हाँ, लद्दाख की, जहाँ मुझे मौका मिला दो टेन्योर करने का। एक एज ए सीओ तकरीबन 17-18 साल पहले, और लास्ट में आपको पता ही है एज ए जीओसी ले में मैंने काम किया। और जब मैं वहाँ था तो मैं कई बार सोनम वांगचुक से मिला। सोनम वांगचुक, हाँ जी, जिसको थ्री इडियट्स में जिनके ऊपर पिक्चर बनी है, कैरेक्टर है बहुत फेमस उसमें। उसके अलावा पेशे से वो इंजीनियर हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ अपनी कम्युनिटी को वापस दे दी। इन्होंने एजुकेशन रिफॉर्म्स पे काम किया, इन्होंने पर्यावरण पे, एनवायरनमेंट पे जो काम किया, इसका पूरी की पूरी दुनिया इसको जो है रिकॉग्नाइज करती है। इसलिए उनको मैग्सेसे अवार्ड मिला। इसको एशिया का नोबेल प्राइज कहते हैं। तो ये बहुत बड़ी शख्सियत है। और अपने टेन्योर के दौरान मैं इनसे कई बार मिला। इनके सेकमॉल जो इनका स्कूल है, जहां वो बच्चे जो कि स्कूल से फेलियर है उनको जिंदगी में सक्सेस देते हैं। और उसके बाद इन्होंने हियाल जो यूनिवर्सिटी स्थापित कर रहे हैं उस पर काम किया। और वहां पे लद्दाख की समस्या क्या है, वहां की जो पहाड़ियां हैं बहुत खूबसूरत नजर आती हैं, बट वो बहुत बहुत नाजुक हैं। वहां पर समर में पानी नहीं है, और अगर ज्यादा टूरिस्ट आ जाते हैं तो वहां पर इतने डीजल जनरेटर चलते हैं, गाड़ियां आती हैं, तो ग्लेशियर जो है काले पड़ते जा रहे हैं। और आप सोचो कि हमारे पास एक ही हिमालय है, एक ही हिमालय है जो कि पूरे भारत को भी पानी देता है, और हमारा पूरा का पूरा मौसम वहां से संचालित होता है। सो ही इज, यू कैन से, एक एनवायरमेंटल वॉरियर हैं। लेकिन आज मैंने उनसे बात की है क्योंकि वो 19 तारीख से एक आमरण अनशन पे जा रहे हैं, और वो डिमांड कर रहे हैं दो चीजों की। वो डिमांड कर रहे हैं कि लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी होते हुए एक स्टेटहुड का स्टेटस दिया जाए, जिससे कि वो अपने प्रतिनिधि, अपने एमएलए चुन के लाएं, अपनी असेंबली हो, जैसे सिक्किम की है, मणिपुर की है, मेघालय की है और छोटे स्टेट्स की है, और अपने फैसले खुद कर सकें। दूसरा है, 6th शेड्यूल में वो लद्दाख को लाना चाहते हैं, जिससे कि अगर वहां कोई इंडस्ट्री आए, कोई भी अगर आप जमीन खरीदना चाहते हैं, तो उसमें जो है लोकल लोगों का सलाह मशवरा या उनका राजी होना बहुत जरूरी है। सो ये दो बहुत बड़ी डिमांड है। उसके लिए कुछ दिन पहले, बहुत सालों के बाद, ऐसा जो है लोगों का हजूम था। पाकिस्तान बॉर्डर से भी लोग आए, चाइना बॉर्डर से भी लोग आए, और पहली बार देखने में आया इन दिनों में कि कारगिल के लोग और लद्दाख के लोग, क्योंकि कारगिल के लोग आपको पता है और लद्दाख के लोगों के बीच में कई बार कई मुद्दों को लेके सोच अलग होती है, लेकिन लोग बहुत एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो दोनों इकट्ठे आए, और इकट्ठा ये बहुत जबरदस्त एजिटेशन हुआ है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का। तो हमने पहाड़ों को बचाना है, हमने हिमालयाज को बचाना है, और जो लद्दाख के लोगों की अपनी संस्कृति है, अपना जीवन यापन है, उसको भी बचाना है। और बहुत खूबसूरत बात की सोनम वांगचुक ने, कि यही नहीं कि हमने लद्दाख को पंजाब से, हरियाणा से या प्लेन्स के लोगों से बचाना है, हमने लद्दाख को लद्दाख के लोगों से भी बचाना है। वहां का स्नो लेपर्ड, वहां का ब्राउन बेयर, वहां की ब्लैक नेक क्रेन, वहां के जो बर्ड्स हैं और वहां की इकोलॉजी बहुत फ्रेजाइल है, बहुत नाजुक है, उसको भी बचाना है। तो वॉच दिस अमेजिंग पॉडकास्ट आई रिकॉर्डेड with Sonam Wangchuk, a real community leader, a Gandhian and an education reformer. Listen to this. बहुत खूबसूरत बातें हमने की हैं लद्दाख को लेके। जुले, जय हिंद। एट द आउटसेट, सोनम वांगचुक, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप लद्दाख में बैठे हो और मैं यहाँ गुड़गांव में बैठा हूँ। और 4-5 साल पहले हम वहीं थे लद्दाख में। मैं जीओसी था वहाँ ले सब एरिया का। आपके सेकमॉल में कई बार आया, आपने हियाल में इतना जबरदस्त काम शुरू किया, मैं वो देखने आया। और कई बार हम कई मरतबा मिले जब आपने आइस तूपास बनाए, उसके बारे में हमने कई बार बात की। तो मेरे लिए आज जो है बहुत गर्व का दिन भी है, फक्र का दिन है। अब कैसे हैं, पहले ये बताओ, हाउ आर यू। जनरल साहब, सबसे पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे फिर मिलके, और लगभग प्रत्यक्ष मिल रहे हैं हम। बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं बहुत अच्छा हूँ, खुश हूँ। हालांकि आमरण अनशन करने जा रहा हूँ, मगर जिस तरह भगत सिंह खुश था वैसे ही खुश हूँ। मैंने सोनम आपको देखा है, आपने जनवरी में कपड़े उतार के इंडस के अंदर स्विमिंग करते हुए देखा है। आपको मैंने खरदुंगला में आपको अलाउ नहीं किया, फिर आपने सेकमॉल के अंदर और हियाल में
बिल्कुल पीक विंटर के अंदर बाहर मैंने आपको अनशन करते हुए देखा है। मैंने आपकी तरफ लोगों का प्यार देखा है। बिकॉज देखो, भारत में बहुत कम लीडर हुए हैं जो कि जेन्युइनली कम्युनिटी लीडर हैं। तो मैं आपको मानता हूं उन लोगों में से हो। आप भी एनआईटी श्रीनगर से इंजीनियरिंग करके बढ़िया नौकरी में होते, आज कहीं चीफ इंजीनियर होते लद्दाख में या कश्मीर में कहीं, बट आपने डिसाइड किया टू गिव बैक टू द सोसाइटी और एजुकेशन पे काम किया। और तो मैं आपका बहुत आपका मैंने काम देखा है नजदीक से। अब मुझे ये बताओ सोनम की अब क्या है, क्या प्रॉब्लम। अभी मैंने वीडियो देखी थी आपकी कुछ दिन पहले, पूरी स्ट्रीट्स ले की भरी हुई थी। ये कमाल का सीन है। ये क्या है, ये जी क्या इशू क्या है? जी जी जी। तो आपको तो मालूम ही है जनरल साहब, लद्दाख कैसे एक अलग सा प्रांत, हम्म, प्रदेश, या यूं कहिए एक तरह से मतलब ग्रह ही अलग लगता है, किसी और प्लेनेट पे हो, बहुत हम्म। जुदा है। तो यहाँ का जो प्रकृति है बहुत नाजुक है, संवेदनशील है, और वैसे ही संस्कृति भी, जो जनजातीय संस्कृति है। तो लोग यहाँ पर उसकी संरक्षण की मांग कर रहे हैं कई सालों से कि मतलब ये ऐसे पहाड़ नहीं हैं जहाँ पे आप उद्योग लगाएं, खनन करें। वैसे तो कोई भी पहाड़ नहीं है, मतलब हिमाचल भी नहीं है, उत्तराखंड भी नहीं है, मगर अंधाधुंध कर रहे हैं आज के पीढ़ी के फायदे को देख के। आज ही के जैसे पीढ़ी ने जीना है, आगे कोई पीढ़ी ही नहीं है, उस तरह से कभी कभी हम ग्रोथ के अंधे दौड़ में ऐसा कर बैठते हैं। मगर लद्दाख के लोग हमेशा पीढ़ी पीढ़ी के लिए सोचते हैं। लद्दाख में एक कहावत है, ठा ठुगी पिया समझिस, मतलब पोते नानियों के लिए सोच के हर फैसले को लेना चाहिए। तो यहाँ आग लगने से पहले कुआं खोदने का जो समझ है, उस हिसाब से लोग यहाँ कह रहे हैं कि इसको संरक्षण करना होगा, क्योंकि ये सर न सिर्फ लद्दाख के लोगों के लिए पानी है, ये जो पहाड़ हैं, ग्लेशियर्स हैं, बल्कि पूरे उत्तर भारत के लिए। जनरल साहब, कोई 200 करोड़ लोग निर्भर हैं हिमालय के इन ग्लेशियर्स पर, ना? अ, बिल्कुल। ये जी वी जी हैव ओनली वन हिमालयाज, हमारे पास जी एक ही हिमालय पहाड़ है। और पानी का ये तो देखो क्लियर है कि पूरा साउथ एशिया जिसमें भारत के सबसे ज्यादा लोग हैं, हम बहुत ज्यादा वाटर स्ट्रेस्ड हैं। पानी हमारे लिए आने वाले दिनों में, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी नहीं है। हम 20% दुनिया की जनसंख्या भारत में है, लेकिन 4% फ्रेश वाटर है हमारे पास। और पानी का स्रोत पूरा का पूरा पहाड़ों में है। हिमालय में है। तो एक पहल होनी चाहिए कि अब बस आज ही का नहीं, कल का भी सोचो। आज के भी कुछ अमीर घरानों का, कुछ औद्योगिक कंपनियों का सोचते हैं, लोगों को तो खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो लद्दाख के लोगों ने एक उम्मीद रखी कि यूटी बनने के बाद हमें संविधान का जो अनुच्छेद है 244 में 6 शेड्यूल है, जिसमें संवेदनशील जनजातीय प्रांतों को एक संरक्षण दिया जाता है। अब वो संविधान में है, अभी तक नॉर्थ ईस्ट में रहा है, मगर लद्दाख में हमने उम्मीद की, और वैसे ही सरकार ने भी बड़े दिलदारी से वादे किए। ये वादे हर जगह किए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स में ये वादे तमाम चुनाव घोषणा पत्रों में देखने को मिलता है। नंबर 1 पर संरक्षण, संसदीय चुनाव में भी टॉप 3 में, और चुनाव जीते भी इन्हीं के वजह से, नहीं, इन्हीं एग्जैक्टली। इन्हीं बिंदुओं के वजह से। मतलब सरकारें बनी, संसद चुने गए, और उसके बाद फिर खामोश हो गए, फिर मुकर से गए। फिर अब 6 शेड्यूल मांगना ही एक तरह का गुनाह बन गया। तो हमें थोड़ा अजीब लग रहा था ये क्यों हुआ, मगर अभी ऐसा लगता है कि ये ज्यादातर स्थानीय स्तर पर कुछ नेता और कुछ औद्योगिक गुट, जिसे कहेंगे इंडस्ट्रियल लॉबी, ये हाँ, उनकी वो थी कि लद्दाख को संरक्षित नहीं रखा जाए ताकि उनका धंधा चले, उनको तो पैसा दिखता है। तो इसलिए लोग अब कह रहे हैं कि हमें दिखाना होगा केंद्र सरकार को कि ये हम सब का एक बहुत बड़ा दिल के करीब मांग है। क्योंकि ये जो बिचौले थे, उन्होंने ये इंप्रेशन दिया था कि ये किसी का मांग नहीं है, इसको नहीं देने से भी चलेगा, ये मिल दो जाएगा। चार लोगों का है। तो इसलिए 30,000 लोग बाहर सड़कों पे निकल के -14-15 में ये जताने के लिए आए कि ये 2-4 लोगों का मांग नहीं है, पूरे लद्दाख का है, और यही
यही आपने वादा किया है और वादा पूरा कीजिए। नहीं, मैं मानता हूं, जब भी बात होती थी, और मैं तो वहीं था जब ये यूटी बनी, और कितना जोश था, कैसे जुलूस निकले ले मार्केट में, मुझे अभी भी पता है, लोगों में, और हर तरफ एक खुशी का माहौल था, और खुशी हम के वहीं पे जुलूस थे। निकले। हाँ, जुलूस निकले थे, और थैंक यू, खुशी। जुलूस निकले थे। जी सरकार जी ने इतना बड़ा ऐतिहासिक जी कदम लिया, आर्टिकल जी। 370 हटाया, यूनियन हम्म टेरिटरी बना दिया लद्दाख को। बड़े सालों से डिमांड थी आप लोगों की, सभी लोगों की। और लेकिन तब जो है, कारगिल के लोग थोड़े से इतना ज्यादा खुल के नहीं आए। रिजर्व थे। आप मुझे ये बताओ, ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि कारगिल और लेह के लोग इकट्ठे होके कोई चीज डिमांड कर रहे हैं, ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये ऐसे हुआ जनरल साहब, ये जिन जिन गुटों ने, जिन स्थानीय नेताओं ने थोड़ा सरकार को भी गुमराह करने की कोशिश की, लद्दाख के लोगों को भी, उन्होंने अलग अलग वक्त पर अलग अलग प्रिटेक्स्ट या बहाने दिए केंद्र सरकार को कि आप इनको संरक्षित मत कीजिए। अब ये असर में थे औद्योगिक गुटों के, मगर वो तर्क क्या देते थे आपको मैं बताऊं, कारगिल और ले कैसे एकजुट हुए। तो पहले ले से शुरू हुई ये मांग। तो उन्होंने ये कहना शुरू किया सरकार से कि ये सिर्फ ले का मांग है, ये कारगिल का मांग नहीं है, ये सारे लोगों का नहीं है। तो कारगिल ने कहा नहीं, ये हमारा भी मांग है, और ऐतिहासिक बात हुई, कभी ले और कारगिल इस तरह नहीं एक साथ मिले हैं। तो उनके कृपा से दोनों एक साथ यूनाइट होके बोलने लगे कि ये हम सबका मांग है। फिर अभी हाल में बोले कि ये कुछ ही लोगों का है, कुछ पॉलिटिकल पार्टी का है। तो 30,000 लोग निकल के आए और बोले ये सबका मांग है। तो इस तरह से ये हुआ। और दूसरी दूसरी बात ये है, एक तो संरक्षण की बात है, दूसरा फिर लोकतंत्र की बहाली की बात है जनरल साहब। अब देखिए, हाँ। पूरे भारत में लोकतंत्र है, हर भारत का नागरिक अपने मनपसंद प्रतिनिधि द्वारा विकास कराता है, विकास के फैसले कराता है। लद्दाख को वो खुशनसीबी है नहीं। लद्दाख में कोई असेंबली नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि नहीं है। अब तो जम्मू कश्मीर को भी लोकतंत्र बहाल करके स्टेट बनाया जा रहा है। लद्दाख को कहते हैं वैसे ही रखेंगे, आपकी कोई जुबान नहीं होगी, आपको जो करना है वो एक लेफ्टिनेंट गवर्नर करेंगे। मुझे लेफ्टिनेंट गवर्नर से कोई समस्या नहीं है, मगर वो, उनको लद्दाख की समझ होती नहीं है। और ये मतलब कोई अच्छे हो सकते हैं, कोई बहुत बुरे भी हो सकते हैं। तो स्थानीय जनता का इसमें कोई भूमिका ही नहीं है कि जो समझते हैं लद्दाख को वो कैसे योगदान करें प्रगति में, ऐसा कोई मंच ही नहीं है। तो इसलिए स्टेटहुड की बहाली की मांग की जा रही है, यानी कि सबकी तरह हमें भी लोकतंत्र के फल मिले। तो नहीं, ये ये इस बात बात आपकी से भी सही है। दोनों साथ आ गए। हाँ, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है पूरे जी लद्दाख के, और जी पहले तो कम से कम आप 4 एमएलए भेजते जी थे जे एंड के जी जी असेंबली में, एक जरूर जी मिनिस्टर, छोटा मोटी मिनिस्ट्री मिले लद्दाख के लोगों को मिलती थी, वो अपनी बात जी कहते थे। जी और मैंने जी। देखा है, बहुत लोगों ने रिप्रेजेंट किया, और अपने 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 तरीके से कोशिश की है। तो अब जो है, विदाउट स्टेट असेंबली है यूनियन टेरिटरी लद्दाख की, बिल्कुल। तो आप क्या सोचते हो, इतनी कम पॉपुलेशन है, क्या पॉसिबल है कि लद्दाख में भी एक स्टेट असेंबली बन जाए आगे जाके, चाहे छोटी हो, 20-30 एमएलए हो? इज इट पॉसिबल? आपको लगता है ये होगा? सब कुछ संभव है। कहते हैं ना, मोदी जी हैं तो मुमकिन है, तो मुमकिन हाँ। और भी होना चाहिए, उनसे पहले भी मुमकिन हुआ। देखिए, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं मुमकिन है, मजाक अलग। जब सिक्किम स्टेट बना था, उनकी आबादी 3 लाख से कम थी, कोई 2.5 लाख थी, तो वो स्टेट बने। यहाँ पर 3-3.5 लाख हैं, तो स्टेट क्यों ना बने भला। तो हम्म। दूसरी तरफ ये भारत के लिए जरूरी है कि वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे दिखाएं कि लद्दाख कोई अलग, वो क्या कहेंगे, विवादास्पद जगह नहीं है। ये भी भारत हाँ। के हर जगह की तरह डेमोक्रेटिक जगह है। वरना इस तरह से देखा जाता है, ऐसे यूटीज जिसमें कोई मंच नहीं, जिसको एक ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, उनको विवादास्पद मतलब कंट्रोवर्शियल जैसे देख सकते हैं कि ये भारत का नॉर्मल हिस्सा नहीं है। तो इसलिए भी भारत के लिए जरूरी है कि यहाँ स्टेटहुड की बहाली करें, लोकतंत्र की बहाली करें। और मैं एक और चीज बता दूं अपने दर्शकों को, जब गलवान में चाइना के साथ हमारी लड़ाई हुई थी, आपने इतना जबरदस्त एक लोगों में वो चलाया था इंडिया के लिए, कि भाई ये चाइना डर जाओ, ये लद्दाख के लोग हैं, ये भारतीय सेना के, मुझे वो भी याद है।
तो लोग ये ना कहें कि ये जो है इस चीज के लिए तो डिमांड करें। बट अब मैं क्योंकि मैं आपको फॉलो करता हूं इतने सालों से, आप तब आपने बहुत स्ट्रांगली स्ट्रांगली जो है लोगों को गैल्वनाइज करके रखा था इंडियन आर्मी के सपोर्ट में। बिल्कुल, उन्होंने गैल्वनाइज किया, हमने गैल्वनाइज किया, तो लोगों ने पूरा भारत ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका साथ मिला। और इतना मिला कि जो ग्लोबल टाइम्स है चाइना का, वो एक छोटे से आदमी के इस आह्वान के बारे में लेख लिखने लगे। 2-3 बार उन्होंने लिखा कि वो तो तब होता है ना जब तीर निशाने पे हो। तो हम्म। इस कदर भारत के वजह से उनका हिल गया था। मगर दुख की बात यह है कि जिस आदमी ने उस तरह से भारत का पक्ष रखा अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, आज जब वो लद्दाख के हक की मांग कर रहे हैं, तो मैं देख रहा हूं ये बीच के बिचौलिए बहुत बार, शायद आपके इस चैनल पे भी आएंगे, ट्रोल करने लगते हैं, ये तो चीनी एजेंट है, ये तो लेफ्टिस्ट है। मतलब हक मांगना भी अब कोई देशद्रोह हो गया है। तो मुझे दुख होता है, जिस भारत के लिए हमने मतलब इतना खुल के बात की, और जिस जिस लद्दाख के जनता, आपको तो मालूम ही है, आप सेना में रहे हैं, तो हर युद्ध में, युद्ध भूमि में जाके उन्होंने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिला के भारत को हर युद्ध में जीत दिलाया। आज वो कहते हैं इनको तो छोड़ दो, बिना लोकतंत्र के, बिना चुनने के अधिकार के, यानी कि हाथ काटिए, पैर काटिए, पर काटिए, इनको पड़े रहने दो। तो ये थोड़ी नाइंसाफी है। और जुल्म करना तो गुनाह है, जुल्म सहना भी गुनाह है कहते हैं। तो इसलिए हमारे ये एक तरह से फर्ज बनता है कि हम आवाज उठाएं। नहीं, मुझे याद है सिर्फ कारगिल में ही नहीं, कारगिल की लड़ाई में तो है ही है, उससे पहले 62 की लड़ाई में, उसके बाद 65 में जो कारगिल के इलाके में हुआ, और 71 में किस प्रकार हमने तुरतुक तक जो है एरिया कैप्चर किया, ये सब का सब लद्दाख के सोल्जर्स की देन है। और कर्नल अ, छेवांग रिंचन जो हाँ डबल बिल्कुल, महावीर चक्र हैं, डबल उन्होंने महावीर चक्र, तुर्तुक फतह किया। तुरतक फतेह किया, 800 स्क्वायर पता नहीं कितने हजार किलोमीटर टेरिटरी हमारी शामिल करी, और एलसी को चेंज किया। मैं जाके आया वहां पे, इतना गर्व महसूस हुआ पुरानी तस्वीरें देख के। और ये कमाल की बात है कि लद्दाख के लोग टफ हैं, औरतें बहुत टफ हैं आपकी, मैं देखता हूँ बॉयज और गर्ल्स सब टफ हैं, और बड़े हंसमुख हैं। और उनके मन में देश के लिए, क्योंकि बॉर्डर के इलाके, इधर पाकिस्तान है, एक तरफ चाइना है, और टूरिस्ट का बड़ा वेलकम करते हैं। तो वहां पर जो है लोग खुश रहने चाहिए, खुशी बहुत जरूरी है उनके चेहरे पे उनके। तो इसके अलावा मुझे ये बताओ सोनम, कि आपने इतनी बार राउंड ऑफ टॉक्स हुआ है, मैं फॉलो करता रहता हूँ, आपके डेलीगेशंस दिल्ली में आते रहे हैं, होम मिनिस्टर से बातचीत की है, और जगह पे आपने बातचीत की है। तो कहां पर ये बात अटक गई, क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं मिल रहा आपको ये 6 शेड्यूल में संरक्षण, क्यों नहीं मिल रहा है लद्दाख को, कहाँ अटकी तो है जनरल बात? साहब, हम भी बहुत अचंभित हैं, मतलब कैसे क्या हुआ, क्योंकि यूटी बनने के शुरू शुरू के 2-3 महीनों में बहुत वादे किए, सरकार बहुत सकारात्मक थी। मगर उसके बाद कुछ बदल सा गया। और अभी तो हम ये समझ रहे हैं कि कोई ऐसा प्रभाव पड़ा इंडस्ट्रियल लॉबीज का, जिसकी वजह से ये हुआ, क्योंकि और कोई वजह हमें दिखता ही नहीं है। और हमने ये देखा कई औद्योगिक घरानों का लद्दाख में रुचि है, लद्दाख के जमीन में, लद्दाख के पहाड़ों में उन्हें बहुत रुचि है। तो वो तो हजारों करोड़ के माइनिंग या इंडस्ट्री लगाने वाले हैं, तो उनके लिए पैसे खर्चना या कुछ भी करना उतना मुश्किल नहीं है। तो कुछ स्थानीय नेताओं के साथ मिलके उन्होंने उस तरह का सा पक्ष शायद सरकार के सामने रखा कि ये देने की जरूरत नहीं है, ये कुछ ही लोगों का है। ये जो औद्योगिक घराने हैं, उनका असर सरकार पे भी होता होगा कि हम आपके साथ रहे हैं और आगे भी रहेंगे। तो हम ये अपना फर्ज समझते हैं कि हम भी कुछ शोर मचाएं लद्दाख से। देखिए, लोकतंत्र में जिसका असर हो उसका असर हो सकता है, अगर प्रति असर, मतलब रिएक्शन हम ना करें, तो जिसने एक्शन किया उसका बोल बढ़ा। तो हम हम्म। चाहते हैं कि जितना एक्शन ये इंडस्ट्रियल लॉबीज कर रहे हैं सरकार पर, उतना हम
सरकार के सामने पक्ष रखें अपना, क्योंकि कहते हैं ना लोकतंत्र में तो बच्चा ना रोए तो माँ भी दूध नहीं देती, तो जनता की भी नहीं सुनते हैं अगर बोले नहीं आपको जनता। क्या फेयर है सोनम, मतलब आप कह रहे हो ना कि ये इंडस्ट्रियल हाउसेस माइनिंग करना चाहते हैं, और उसके अलावा क्या होटल वगैरह डेवलप करना चाहते हैं, और क्या आपको क्या फेयर क्या है लोगों को कि भाई किस चीज का डर है, जमीन चली जाएगी या रोजगार नहीं मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? डेवलपमेंट होगी, ये हम्म, लोग कहते हैं डेवलपमेंट होगी तो देखो रोजगार जी क्रिएट होगा, इंडस्ट्री जी लाएंगे, जी। ये वो, तो व्हाट इज द सबसे फेयर एक्चुअली? जी, एनवायरमेंटलिस्ट के तौर पे सबसे बड़ी मेरा डर तो ये है कि जब इस तरह के अंधाधुंध खनन वगैरह होंगे तो हमारे ग्लेशियर्स बहुत जल्द पिघल हाँ, जाएंगे। अभी तो सिर्फ टूरिज्म आया, उनके डीजल गाड़ियों से ही ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो आप सोचिए बड़े बड़े इंजन्स और जनरेटर्स लगेंगे, धुआं ही धुआं होगा, तो ये ग्लेशियर्स काले पड़ जाते हैं और धूप में पिघल के खत्म हो जाते हैं, न सिर्फ हमारे लिए बल्कि आपके लिए भी। तो सबसे बड़ा डर मेरा तो पर्यावरण के स्तर पर है। फिर उसके बाद ये है कि ये जो उद्योग लगेंगे या खनन होगा, उनमें से एक एक 1 लाख 2 लाख वर्कर्स को लाएंगे, और उनकी जीवन शैली तो लद्दाख के लोगों जैसी होगी नहीं। लद्दाख के लोग तो इन रेगिस्तानों में रहने के लिए बने हुए हैं, वो 5 लीटर प्रतिदिन में खुशी से गुजारा करते हैं। जो बाहर से आते हैं उन्हें 150 लीटर प्रतिदिन चाहिए। अब कहाँ से आएगा प्रतिदिन 150? अगर वो पैसे के बल पे ले लें तो यहाँ के लोग सड़कों पे आ जाएंगे। तो ये ना बाहर के लोगों के लिए रहने लायक रहेगा, ना स्थानीय लोगों के लिए। ये मतलब सबके लिए बिगड़ जाएगा, ये डर है लोगों का। नहीं, ये और ये मैं फिर आपकी बात मानता हूँ, क्योंकि मैं भी लेह में था, और याद है आप हमारी बात हुई थी बिल्डिंग्स के ऊपर, जब जी फिर जी आप मुझे ख्याल, फिर हम मैंने बताया था कि हाँ अभी भी लेह ट्रांजिट कैंप में एयरपोर्ट के पास आपकी बनाई हुई बिल्डिंग है, जब जनरल रॉड्रिक्स आर्मी कमांडर थे, वो आज भी उस बिल्डिंग में कोई हमें हीटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर जी जी आपका मैंने सेकमॉल देखा, तो ये तो है, देखो तब हमने बात की थी हम कितना डीजल फूकते हैं, और किस प्रकार आपने मुझे कहा ये आपने कैसी बिल्डिंगें बनाई हुई हैं, दे आर नॉट इवन फेसिंग द सन। तो ये जो हमारे प्लेन के इंजीनियर आएंगे ना वहां सड़कें बनाने बिल्डिंग बनाने, वो यहाँ का दिमाग लेके जाते हैं, वो ये रियलाइज नहीं करते हैं कि लोकल रिसोर्स यूज करो, लोकल मटेरियल यूज करो। और मैंने आपके तो बहुत इनोवेशन देखे हैं, पानी की बोतलें उसके अंदर लगा हम्म, के, और कैसे आप खुद बिना हीटर के, बिना उसके पीक विंटर में भी रहे हो। तो ये तो है डीजल जबरदस्त, ये खत्म कर देगा यहाँ। पानी नहीं, दूसरी तरफ लेह में पानी नहीं है गर्मियों में पीने के लिए। वही तो हम 5 लीटर में पूरा दिन पी के गुजारा करते हैं। कोई बाहर से आए उनके तो एक फ्लश में सुसु करने पे ही वो 10 लीटर बहाते हैं, तो सोचिए दिन में कितना। फिर यहाँ के लोग -15 में रहने के आदी हैं पीढ़ियों से। तो जो यहाँ आएंगे मतलब गर्म इलाकों से, वो तो इतना गर्म करेंगे जिसके लिए वो ईंधन फूकेंगे, जिससे धुआं और प्रदूषण और एमिशन होंगे। तो ये खतरा है यहाँ। इतने इतने लोगों को रखने के लिए कैरिंग कैपेसिटी है नहीं यहाँ के धरती में। तो एक नहीं, डर मुझे ये मुझे है। मुझे याद है लेह में सीवर सिस्टम नहीं है। मैं हम्म, और डिप्टी कमिश्नर और हमारे हमने कई मीटिंग्स करी है करने के लिए कि ह्यूमन एक्सक्रीटा का डिस्पोजल कैसे करें जी समर जी मंथ्स के अंदर। जी और उसके बाद जो है पानी की आपको समस्या पता है, बिजली की आपको समस्या पता है, जनरेटर्स यूज होते हैं। और उसके अलावा जो है हमारे जिस तरह के प्लेन्स के टूरिस्ट आते हैं फोटो खींचने के लिए, वो कितना प्लास्टिक, पूरी इंडस रिवर मैं तो वहां बटालिक तक देख के आया हूं, जहां पानी का भाव कम होता है आपको प्लास्टिक ही प्लास्टिक, प्लास्टिक ही प्लास्टिक नजर आता है। बहुत दुख होता है कि जो है ना पानी के स्रोत खराब हो गए हैं, और उनको किसी जगह की जो है वो रिलीजियस और सिग्निफिकेंस है, हमारे गोम्पास हैं, हमारे रिलीजियस प्लेसेस हैं, हमारे मॉन्क्स हैं, उसको भी जो है कहीं ना कहीं बहुत हमारा जो कल्चर है उसको अफेक्ट हो रहा है इस चीज का ये लगा के। तो ये तो मैं मान रहा हूँ, बट बैलेंसिंग कैसे कर सकते हैं इसकी? व्हाट डू यू फील इज द वे फॉरवर्ड? आप देखिए प्लीज आमरन अनशन पे तो मत जाओ, बट व्हाट इज द वे फॉरवर्ड?
नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम कुछ ऐसा मांग रहे हैं कि लद्दाख में कोई तरक्की ही नहीं होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं होगा, इंडस्ट्री नहीं होगी तो रोजगार कहाँ से होंगे। तो ये गलत समझ है उनकी। ऐसा नहीं है कि संरक्षण 6 शेड्यूल का हो तो कोई उद्योग ही नहीं आए। बिल्कुल उद्योग आ सकते हैं, मगर फर्क इतना है कि वो स्थानीय जनता से समन्वय करके आएगी। 6 शेड्यूल ये हम्म। नहीं कहता है कि कोई इंडस्ट्री नहीं ला सकते हैं आप। 6 शेड्यूल ये कहता है कि स्थानीय जनजातियों का एक काउंसिल बनेगा, उस काउंसिल में जनप्रतिनिधि होंगे और उन जनप्रतिनिधियों के पास कानून बनाने की शक्ति होगी, क्षमता होगी। तो हम्म। सिर्फ इतना फर्क है कि आप स्थानीय लोगों से समन्वय के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अब ये हमारा मानना है कि स्थानीय लोग कभी अपने ही घोंसले को नहीं बिगाड़ेंगे। वो कल का भी सोच के फैसले लेंगे और हदों में रहेंगे उद्योग या जो भी होता है। वरना क्या होता है, देखिए, अब अगर ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में ऐसा संवेदनशील नाजुक इलाका सौंप दिया जाए तो उनको तो रहना नहीं है, उन्होंने तो इसका खामियाजा भुगतना ही नहीं है। तो वो तो जहां धनी कोई आ जाए तो सब कुछ दे दें उनको, और फिर अंधाधुन खनन हो जाए। तो अभी हम देख रहे हैं हिमाचल में क्या हो रहा है, एक हाँ बारिश या हाँ, वो बढ़ जाए। उत्तराखंड में क्या हाल हो रहा है, ये उत्तराखंड जो में। रोड बना रहे हैं हम चार धाम यात्रा पे, जो सुप्रीम कोर्ट ने जी फाइनली से, वो हम देख ही रहे हैं वहां पे जी क्या बुरी हालत है। जी जो जी है, और लेह में भी आप देखो कितने अभी तो फ्लैश फ्लड्स और ये चीजें और फ्रीक्वेंटली होने लगी जो पहले नहीं होती थी। जी जी जी। तो पहले से ही मतलब हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम तक बहुत शोषण हो चुका है हिमालय का। प्रगति के नाम पे, विकास के नाम पे विनाश हो चुका है। अब लद्दाख ये कह रहा है कि हम तो लद्दाख को एक तरफ संरक्षित करेंगे और बाकी हिमालय के लिए भी एक उदाहरण स्थापित करेंगे कि हम मनचाहा नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें देश की भी कोई फायदा नहीं है। हम ये सोचें कि विकास ना हो तो हम्म। ऐसा कैसे हो, औद्योगिक या आर्थिक विकास। ऐसा आर्थिक विकास का क्या मतलब है जिसका हमें भरना पड़ जाए अगले पीढ़ियों को। अब हिमाचल में जो हो रहा है वो, कुछ उद्योगों ने तो बहुत कमाए होंगे, अब उसमें सरकार को उसका 10 गुना बिल्कुल। देना इन्वेस्ट पड़ करना रहा है, पड़ रहा है। लेने के हाँ देने पड़ रहे हैं। हाँ, नहीं तो फिर ये वही किसी के घूम के एक हित ही में बात, एक ही हिमालय है, वही पानी का स्रोत है, वही हमारा टेम्परेचर कंट्रोल करता है पूरे भारत का। तो आप है। जहां से मर्जी आओ घूमने के लिए, जिंदगी जो है लद्दाख और जो हिमाचल है, उत्तराखंड है, अरुणाचल है, सिक्किम है, इनकी जिंदगी तो बदतर होगी, बट नीचे वाले लोगों को भी इसका जो है खमियाजा आगे भुगतना पड़ेगा। तो आपको क्या लग रहा है अभी, ये आफ्टर दिस, इतना जबरदस्त कारगिल के लोग भी आए बड़ी दूर, मैंने सुना नुब्रा से हाँ हाँ, और तुक तुक चुशुल से। से, तुर तुक से लोग पैदल आए वहां तक, जी जी। इसमें पार्टिसिपेट करने के कोई लिए। पाकिस्तान के सीमा से आया, कोई चीन के सीमा से आया, मतलब हर तरफ से लोग आए और इतना प्रदर्शन किया। अब हमारी उम्मीद है कि सरकार के मन में जो भी भ्रम था कि ये लोगों का मांग है भी कि नहीं, एक तो हम्म। वो टूट जाएगा कि ये सच मदद होगी। जो औद्योगिक गुट, इंडस्ट्रियल लॉबीज उन पे प्रेशर डाल रही थी, अब वो कह सकते हैं देखो हम नहीं कर सकते हैं, यहाँ देखो लद्दाख में आग लग रही है, ये एक स्ट्रेटेजिक एरिया है और हम आपकी सुने, तो सरकार के लिए आसान होगा उनको अलग हटा देना। हाँ बिल्कुल सही बात है कि ये सरकार में भी अच्छे एडवाइजर होंगे जो जो सोच रहे होंगे कि ठीक है इसको कर देते हैं। तो इस मोमेंट से ये तो इसमें क्या थे, सब तरह के लोग थे, यंग भी थे, बुजुर्ग भी थे, इस आपके जी, मेरे मेरे बगल में ही एक 87 वर्ष की महिला थी, 87 वर्ष की, जो खुशी से यहाँ आई थी, और बच्चे से बूढ़े से सब थे। और एक तो हमारा ये संकेत था, जो 30,000, मतलब जो कि 1/3 आबादी है वयस्कों की लेह लद्दाख की। तो एक तो संकेत वो गया होगा। दूसरा फिर थुप्स्टन छेवांग जी, जो लद्दाख के राष्ट्रपिता हैं, मतलब सबसे हाँ बिल्कुल। सम्मानित, सबसे वरिष्ठ नेता हैं यहाँ के, सांसद रह चुके हैं बीजेपी में। तो उन्होंने वहां पे घोषणा की कि 19 को हमारी उम्मीद है कि हमारे जायज मांगे पूरी होंगी। नहीं हम्म। हुए तो, अगर वो वार्तालाप भी विफल हुए, तो फिर
हम आमरण अनशन पे रहेंगे। तो थुप्स्तन सेवांग जी और मैंने ये घोषणा की है कि 19 के बाद फिर हम आमरण अनशन पे होंगे। और फिर आजकल लोगों की फहरिस्त बन रही है, सूची बन रही है कि हमारे जाने के बाद फिर कौन होंगे, ताकि ये आंदोलन चलता रहे जब तक कि लद्दाख संरक्षित ना हो, लद्दाख में लोकतंत्र बहाल ना हो। ये बताओ तो मुझे सोनम, आप इंजीनियर हो, आपने इतना, मुझे पता है एजुकेशन के बारे में। मैं वहीं था जब सत्यपाल मलिक गवर्नर आपके सेकमोल में आए थे। आई थिंक जी 30th एनिवर्सरी थी जी 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 सेकमोल की। जी 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 जी। उसमें मैं था वहां पे, मैंने सुनी थी आपकी बातें, आपकी पूरी टीम की बातें। वहां पे आपने हमें भी इनवाइट किया था। तो अब ये बताओ कि ये आपने अपने आप को कैसे इनोवेट किया है, किस प्रकार से आपने एजुकेशन फील्ड में, एनवायरनमेंट फील्ड में आप इतने एग्रेसिवली बात करते हो, ठंडे पानी में भी चले जाते हो, साइकिलिंग के बारे में जिक्र करते हो, सोलर एनर्जी के बारे में जिक्र करते हो। तो ये गांधीयन मॉडल आज जो है, इस ये इंस्पिरेशन कहाँ से आती है आपको? आप वेयर डिड यू गेट दिस इंस्पिरेशन? अब देखिए, कभी तो इंस्पिरेशन से होता है, कभी नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन एंड इंस्पिरेशन। तो हम्म। जरूरत की हमें कराती है। तो लद्दाख के केस में मुझे जरूरत यहाँ पर दिखता है, तो ये करना मतलब एक तरह से फर्ज बनता है। तो हाँ, लद्दाख के हर समस्या, खासकर पर्यावरण से जुड़े और शिक्षा से जुड़े, उसमें मैं समाधान सॉल्यूशंस देने की कोशिश करता रहा हूँ। शिक्षा में सेक्मोल और हयाल बनाकर, वैसे ही ठंड को सामना करने के लिए सोलर हीटेड बिल्डिंग्स बनाकर, ताकि हम प्रदूषण ना फैलाएं। हम तो शिकार हैं, विक्टिम्स हैं, मगर हम्म। हमसे कोई गलत ना हो, खता ना हो, तो हम सोलर हीटेड बिल्डिंग्स, जो कि अब आर्मी भी पूरे तौर पर उसे अपना रही है। आपको बताऊं, अब बीसियों शेल्टर्स सीमा पर, जहां -30-40 होता है, बन रहे हैं, और बिना आग के सैनिक रहें, ऐसा हमारी उम्मीद है। तो वैसे ही पानी के समाधान में इनोवेशन हम आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स में कर रहे हैं। अब हम्म। मेरा ये है कि हम कैसे अभियान छेड़ें, आंदोलन करें, उसमें भी कुछ इनोवेशन हो, जैसा लद्दाख को अभी करना पड़ रहा है। और डेथ, मौत में भी कुछ इनोवेशन हो। हम बिस्तर में बैठ के न मरें, बल्कि किसी एक अच्छे मकसद के लिए मरें। तो ये मेरा शायद आखिरी इनोवेशन हो कि आप मुझे देख रहे हो, क्योंकि आमरण अनशन का मतलब है कुछ भी हो सकता है। तो इट्स नहीं एन नहीं, इनोवेशन इन आप, डेथ। मैं ये बता दूं कि सिर्फ लद्दाख को ही नहीं, देश को आपकी बहुत जरूरत है। आप जैसे, मैंने अपनी अपने 60-62 साल की जिंदगी में मैंने बहुत कम जेन्युइन लीडर देखे हैं, और आप उनमें से एक हैं। और जिस प्रकार से आपने काम किया, और हम लोग भी आपके साथ हैं, क्योंकि मैं भी लद्दाख मेरे दिल के करीब है। मैं तकरीबन सब गोम्पा में सब रिम्पोचे से मिला हूँ, और लोगों से मेरा आपको पता ही है, बड़ा दिली जी कनेक्शन है। मैंने बहुत ट्रैकिंग की, इस बार तो कहते हैं चादर ट्रैक ही नहीं हो पाई, बर्फ जमी नहीं संस्कार के जी अंदर। जी जी, बहुत नाजुक हालत है यहाँ पर, बिल्कुल। हर चीज अलग हो रहा है इस बार। मतलब जो रास्ता है जोजिला का, अभी फरवरी में भी बंद नहीं हुआ था। मतलब हाँ, ये खुशी की बात नहीं, दुख की। इसका मतलब है बहुत बर्फ दुख नहीं की बात पड़ा। है। बर्फ नहीं पड़ा मुझे तो बच्चे पानी जो, नहीं होगा। हाँ, मॉर्निंग में जब मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस करता हूँ लाइव, क्योंकि वहां अखबार पहुंचता नहीं है, कारगिल के बच्चे और लद्दाख के, वहां बच्चे जुड़े हुए मेरे साथ, द्रास से, कारगिल से, ले से सुबह जूले आना शुरू हो जाता है। मैं समझ गया ये बच्चा वहां पे बैठा हुआ है। तो जिस दिन बर्फ पड़ी, वो मेरे को फोटो भेजते हैं, बर्फ पड़ गई है। और हम कहते हैं हमारे तो, जब मैं वहां, मैंने 2 सर्दियां काटी वहां भी, लास्ट वाले उसमें टेन्योर में, और इतना खूबसूरत हो जाता है। और 2 चादर ट्रैक पे मैं खुद पर्सनली गया, जो है, मैंने देखा क्या हाल। तो ये बड़ी भयानक दृश्य है। एक तो डीजल इतना खर्च हो रहा है, अब विंटर टूरिज्म भी बढ़ गया है, और फ्लाइट बढ़ गई हैं, और गाड़ियां दौड़ रही हैं। ऊपर से चाइना के साथ जो मसला हुआ, उसमें इतनी फौज और आ गई है, तो नेचुरली और जो है कहीं ना कहीं इसका नुकसान तो पर्यावरण को होता ही होता है। सो निखिल साहब, व्हाट इज मुझे योर लास्ट, हाउ बहुत डू यू अच्छा थिंक? लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई तो हमारी व्यथा समझ रहा है, जिसने देखा है। वरना कुछ लोग सोचते हैं ये लद्दाख के लोग क्या मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं, ये कुछ
आप को बंद रखना चाहते हैं। तो मैं एक तो ये कह रहा था, जैसे उद्योग लगाने में कोई समस्या नहीं है लोगों के समन्वय से। दूसरी तरफ ये नहीं है कि लद्दाख को हम कोई पंजाब के लोग या दिल्ली के लोगों से ही बचाएं। मैं तो ये कहता हूं कि लद्दाख को लद्दाख के लोगों से भी बचाना होगा, क्योंकि सिक्स शेड्यूल ये कहता है कि जैसे आपको पता है पांगोंग झील है, सोमोरिरी झील है, बहुत नाजुक है वहां की जलवायु, बहुत वहां के ये जनजाति हाँ। भी। तो उनको लेह के लोगों से भी बचाना है, मुझसे बचाना है उनको। तो ये जो संरक्षण है सिख शेड्यूल का, वो सिर्फ पंजाब से या कश्मीर से नहीं, लेह के लोगों से, पांगोंग के चांगपा समुदाय के लोगों को बचाता है। आपको मालूम है आर्यन वैली है, ब्रोकपा समुदाय है, जिनकी बहुत कहानियां हैं, वो अलेक्जेंडर के हम्म, पुष्ट हैं। तो उनको भी हाँ। तो मुझसे बचाना होगा। तो ये लद्दाखियों से भी, लद्दाख के नाजुक जो संवेदनशील इलाके हैं, जनजातीय संस्कृति है, उनको बचाने की बात है, ये अंदर बाहर की बात भी नहीं है। नहीं, मैं मानता हूं। स्नो लेपर्ड आप देखो, मैंने WWF के साथ कैंपेन किया था, सेव द स्नो लेपर्ड। फिर आपके ब्राउन बेयर, जो कि बहुत खूबसूरत जानवर है, द्रास के इलाके में होता है। फिर ब्लैक नेक क्रेन, उसके जो जहां वो अंडे दे सकती है, वो जगह धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और इतनी क्या कहते हैं, आपकी कोई घास उठा के देखो लद्दाख का, उसमें आपको स्मेल आएगी। वो इतनी दवाइयां हैं, इतना कुछ है। इट इज सो रिच, नजर नहीं आता है। जब वहां महसूस करो तो पता चलता है कितना सब कुछ है। तो सबको बचाना है, लोगों को बचाना है, पानी को बचाना है, हवा को बचाना है, और जो है पशुओं को, इनको सबको बचाना है। और आपने सही कहा, लद्दाख को लद्दाखियों से भी बचाना है, जो वेस्टेड इंटरेस्ट अगर अगर है तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और लोकतंत्र को बचाना है। हाँ, वो बिल्कुल आपकी मांग ये है कि भाई हर जगह अगर इलेक्शन हो रहे हैं, हर जगह पंचायत से लेके, ये हमारा डेमोक्रेसी में सिस्टम है। तो एब्सोल्युटली, तो अभी आपकी डिमांड है कि सिक्स शेड्यूल में शामिल करो और स्टेटहुड दो। और दोनों में से अगर जी। एक मिलती है तो क्या लेंगे आप? नहीं, दोनों में से एक की तो बात नहीं है। इतना तक कहते हैं कि सिक्स शेड्यूल तो होना ही चाहिए, भले ही स्टेटहुड से पहले यूटी विद लेजिस्लेचर आए। हाँ, क्योंकि लद्दाख के लोगों ने जब यूटी की मांग की थी तो वो ये नहीं मांग की थी, यूटी विद लेजिस्लेचर मांग की थी। और मिला ये, जहां कोई आपके जुबान नहीं है, मतलब कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो ये कुछ ये हमें भी तब लगने लग गया था, जैसे ही LG साहब आ गए, आपकी जो डेवलपमेंट काउंसिल थी, अब समझ नहीं आ रहा था। अब उनकी कोई, उसका क्या होगा? जब बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनी हुई थी और काउंसिलर्स थे LHDC के, उसका क्या रोल है अभी सब चीजों में? जी सर, वो अभी भी है, मगर जम्मू कश्मीर में उसकी बहुत शक्तिशाली थे वो काउंसिल्स। जमीन हाँ। पर तो पूरा पावर काउंसिल का था। अब वो हम्म। सब इरोड हो चुका है और काउंसिल का कुछ चलता नहीं है। सिर्फ एक सेक्रेटरीट से एलजी साहब की मंशा और चाहत पर है, और वो 3 साल रह के चले जाएंगे, वो जो फैसले करेंगे भुगतना हमें होगा। तो काउंसिल्स का कुछ रोल रहा नहीं है। और जो लद्दाख के विकास के लिए फंड्स आते हैं, कोई 5,000 करोड़, उसका केवल 10% काउंसिल के हाथ में आता है, 90% तो एक सज्जन निर्णय करते हैं। तो ये भी एक इशू है कि लोकल पार्टिसिपेशन फाइनली, जो हमारे पंचायती राज सिस्टम कह लो, उसका ये है कि लोकल्स मस्ट हैव अ से जी कि जी हमें जी क्या चाहिए, हमें जी कौन से रोड, कौन सी टनल बनानी है, कहां पर क्या जी। कर। इस बार तो आइस हॉकी नहीं हो रही है, बड़ी मुझे बहुत दुख हुआ, मैं फॉलो करता रहता हूँ, बर्फ ही नहीं जमी। अब बच्चे अब आपके तो थोड़ा ग्राउंड होने में। लगा है, पिछले पिछले एक हफ्ते से थोड़ा ठंड वंड बर्फ ठीक हो गया है, अभी हो। जी चलो। शुक्रिया। तो सोनम वांगचुक, ग्रेट कम्युनिटी लीडर, सच एन ऑनर फॉर मी। आई ट्रीट यू एज अ फ्रेंड, और मुझे भी लगता है मैं पिछले जन्म में शायद मेरा कोई रिश्ता है लद्दाख के साथ, मैं जुड़ा हुआ हूं आप लोगों के साथ। और आई एम ऑलवेज देयर वॉट एवर, एज एक्स मिलिट्री ऑफिसर हुआ सर्व, मैंने 2 टेन्योर किए लद्दाख में। तो एनीथिंग आई कैन डू, आई विल ऑलवेज बी देयर। और इस समर में तो मैंने पक्का आना आपसे मिलने के लिए जी वहां पे। जी जी। आप ही नहीं, आपसे तो बहुत स्पेशल नाता है लद्दाख के लोगों का।
फौज से हमेशा मतलब बहुत नजदीकी संबंध रहे हैं। एक तरह से दोनों फौजी हैं, एक तरह से दोनों लद्दाखी हैं, यूं कहिए तो। हाँ बिल्कुल। ये रिश्ता अमर रहे। और हाँ बिल्कुल शुक्रिया, अमर मैं रहे। बहुत। बिल्कुल, बहुत बहुत थैंक यू जुले। और आपको और आपके बच्चों को जो आपके स्कूल में हैं, उन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। धन्यवाद जनरल मौर्य। थैंक यू जुले।